हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 5 के बारे में। इस वीडियो सेशन में हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे अगर हम बात करें जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होंगे ये जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड होंगे। आप 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं वो आपने वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट कर लिया करें। ओके, और जिन भी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से एग्जाम में डालता है। ओके, आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा गया हूं अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। देखिए, आपको पूछा गया है कि थर्ड एम्परर जो था कौन था, मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड एम्परर कौन था। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ना थर्ड एम्परर के बारे में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अशोका, ठीक है। अशोका इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की बात करें, इसके 3 सिग्निफिकेंट रूलर थे। सबसे पहले आपने याद रखना है चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्ता मौर्य जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडर माने जाते हैं मौर्यन डायनेस्टी के, फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर कौन है मौर्यन डायनेस्टी के, तो चंद्रगुप्ता मौर्य है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड एम्परर कौन थे, बिंदुसारा थे, और बिंदुसारा किसके बेटे थे, चंद्रगुप्ता मौर्य के, ठीक है, हिज सन एंड द सेकंड एम्परर। अब यहीं पे तीसरा पॉइंट बनता है कि अशोका जो थे ना, ये बिंदुसारा के बेटे थे और हु बिकेम द थर्ड एम्परर, ये थर्ड एम्परर बने एंड इज रिनाउड। ये किस लिए जाने जाते हैं, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है अशोका। अशोका वाज द थर्ड एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि आपको मौर्यन एम्पायर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया चार्ल्स वुड, देखिए चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज ऑफन रेफर टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज इट प्राइमरली डील्ड विद, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें, इजी क्वेश्चन है। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन रिफॉर्म जो है यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था 1854 का, ये रेफर किया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो किसके साथ था, एजुकेशन रिफॉर्म्स के साथ। अब यहीं पे आप याद रखेंगे प्राइमरी फोकस इसका क्या था। देखिए, प्राइमरी फोकस की बात करें तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 emphasized education reforms, ठीक है, पार्टिकुलरली द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और यहीं पे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन मेजर सिटीज लाइक कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास अलॉन्ग विद ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ठीक है जी। फिर आप याद रखेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो डिस्पैच है ना, दिस डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ओके, फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन शेपिंग मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखना। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्राइमरली रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो इस तरह के पॉइंट आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द बटलर कमेटी फॉर्म्ड इन 1927 वाज प्राइमरली अपॉइंटेड टू, बताएं क्या आंसर रहेगा। जो बटलर कमेटी 1927 में बनी थी, ठीक है, कब बनी थी, 1927 में, किस लिए बनी थी, वाज प्राइमरली अपॉइंटेड टू, किसको अपॉइंट करने के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना एग्जामाइन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो बटलर कमेटी थी 1927 की, इसके जो चेयरमैन थे ना, इनका नाम था सर हाईकोर्ट बटलर। क्या नाम था, सर हाईकोर्ट बटलर। ओके, इनका नाम याद रख लेना। और यहीं पे फॉर्मेशन ईयर है 1927, कौन से साल बनी, 1927 में बनी।
याद रखना, बटलर कमेटी वाज ए कमेटी फॉर्म्ड इन 1927 टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द इंडियन, जो भी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी। ओके, और ये कमेटी जो थी ये चेयर्ड की थी सर हाईकोर्ट बटलर ने। कमेटी जो थी, द कमेटी वाज चेयर्ड बाय द सर हाईकोर्ट बटलर एंड वाज आल्सो नोन एज द इंडियन स्टेट्स कमेटी। लेकिन आपने याद रखना है कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में कि जो ये हमारे पास इसका पर्पस था, इसका पर्पस क्या था, टू इन्वेस्टिगेट करना एंड डिफाइन करना द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड द प्रिंसली स्टेट्स। और याद रखना इसका फोकस था क्लैरिफाई करना एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामोंटेसी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। और रिपोर्ट सबमिशन की बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई थी 1929 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था बटलर कमेटी फॉर्म जो बनी 1927 में, तो ये किसको अपॉइंट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो एग्जामाइन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द मिल्की वे एज एन इंडिविजुअल स्टार्स यूजिंग ए टेलीस्कोप इन 1610। बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फर्स्ट पर्सन जिन्होंने देखा था मिल्की वे को एज इंडिविजुअल स्टार्स यूजिंग ए टेलीस्कोप इन 1610, क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर है गैलीलियो गैलीली। ओके, अगर हम बात करते हैं गैलीलियो गैलीलियाई की बात करें तो 1610 में इन्होंने सबसे पहले ये देखा इसको। ठीक है, वाज द फर्स्ट टू सी द मिल्की वे एज इंडिविजुअल स्टार्स यूजिंग ए टेलीस्कोप। और प्रिवेलिंग बिलीफ की बात करें तो बिफोर हिज डिस्कवरी मिल्की वे की बात करें वॉज थॉट, ऐसा सोचा जाता था, टू बी ए क्लड लाइक बैंड ऑफ लाइट। ओके, और सिग्निफिकेंस की बात करें गैलीलियो ऑब्जर्वेशन मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। तो आपसे अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द मिल्की वे एज इंडिविजुअल स्टार्स यूजिंग ए टेलीस्कोप इन 1610, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गैलीलियो गैलीली। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे यहाँ पे वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। बताएं ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। इस क्वेश्चन का आंसर है कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। ओके, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। ओके, देखिए यहाँ पे आपने ध्यान क्या देना है। अगर हम इसके बारे में बात करें, कोरल सी की बात करें, कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लोकेशन की बात करें ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड इन द कोरल सी पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। कई बार ऑप्शन में पैसिफिक ओशन भी देखने को मिलता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी की बात करें इट लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। सिग्निफिकेंस इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये क्या है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लार्जेस्ट कोरल रीफ के बारे में तो ये हमारे पास याद रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया ना ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ओशन में है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड इन द कोरल सी पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज एंड रिवर्स इज करेक्टली मैच। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा पेयर जो है ना सिटीज का या रिवर्स का करेक्टली मैच है। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद साबरमती। ये वाला पेयर बिल्कुल सही है। ठीक है, अहमदाबाद सिटी जो है ना, अहमदाबाद सिटी की बात करें तो ये हमारे पास साबरमती रिवर के बैंक पे ही है। लेकिन आगरा गंगा ये गलत है, और बद्रीनाथ भागीरथी ये भी गलत है, और न्यू दिल्ली चंबल ये भी गलत है। अब देखें यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। आगरा जो है ना ये लोकेटेड करता है कहाँ पे है, लोकेशन इसकी ऑन द यमुना रिवर पे है। ठीक है, और न्यू दिल्ली की बात करें लोकेटेड ऑन द यमुना रिवर। अदर रिवर्स एंड सिटीज़ की बात करें जैसे अहमदाबाद ये लोकेटेड करता है साबरमती रिवर पे, और बद्रीनाथ की बात करें लोकेटेड ऑन द अलकनंदा रिवर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा पेयर जो है सिटीज़ और रिवर्स के लिए करेक्टली मैच है, तो इसीलिए हमारे पास अहमदाबाद इसका सही आंसर है, क्योंकि अहमदाबाद तो लोकेटेड है साबरमती पे। जो आगरा है ये सिचुएटेड है लोकेटेड है ऑन द यमुना रिवर पे, और न्यू दिल्ली की बात करें तो ये लोकेटेड है ऑन द यमुना रिवर पे, और अहमदाबाद की बात करें साबरमती पे, और बद्रीनाथ की बात करें तो ये अलकनंदा रिवर पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है। मैं भी एक सेपरेट वीडियो इसके लिए लाऊंगा, लेकिन आपने भी इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। बताएं क्या आंसर रहेगा। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है। 2 से 3 बार JKSSB ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है तारापुर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड एट तारापुर। तारापुर इज द करेक्ट आंसर। अब देखें यहाँ पे आपने याद रखना है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है,
तारापुर में, और नियर बॉम्बे मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे, नियर बॉम्बे मुंबई। और रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स, एक BWR, ठीक है, याद रखना है 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स हैं BWR की बात करें, ईच विद ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 200 मेगावाट। ओके, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। फिर यहीं पे ऑपरेशन स्टार्ट की बात करें, द प्लांट बिकेम ऑपरेशनल इन 1969, और ये 1969 में ऑपरेशनल में आया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तारापुर में है, ठीक है, तारापुर कहाँ पे है, बॉम्बे मुंबई में। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स BWR ईच विद ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड, तो याद रखना तारापुर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन आर्ट स्ट्रिंग, बताएं क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। और यहीं पे आपने याद रखना है कि एसिड इन आर्ट स्ट्रिंग की बात करें तो फॉर्मिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है, जिसे आप मेथोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इज प्रेजेंट इन आर्ट स्ट्रिंग्स। केमिकल फार्मूला इसका है, द फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। ओके, रिलीफ मेथड कैसे मिलता है इससे, अप्लाइंग वेट बेकिंग सोडा, ओके, न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन आर्ट के काटने से जो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है उसे आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथोनिक एसिड। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, और इसका केमिकल फार्मूला है HCOOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये हमारे पास एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। क्लियर, देखिए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन की जब हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ओके, और फुल फॉर्म की बात करें तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल एब्रीविएशन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पॉइंट नोट करें जल्दी से। और रोल की बात करें, ये एक पॉलिसी है, इट इज ए पॉलिसी थिंक टैंक, ओके, दैट डिजाइंस एंड रिकमेंड्स पॉलिसीज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर, तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नीति आयोग का पूछा गया था, तो आपने याद रखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है who was appointed as the chairperson of the official language commission on June 7 1955, बताएं क्या आंसर रहेगा। who was appointed as the chairperson पूछा गया of the official language commission on June 7 1955। जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, BG खेर। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं ना अपॉइंटमेंट की, तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ऑन June 7 1955, ठीक है, तब हमारे पास प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन June 7 1955 में। और चेयरपर्सन की बात करें BG खेर थे। ओके, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ये बॉम्बे के भी रह चुके हैं, बॉम्बे चेयर द कमीशन। ओके, और यहाँ पे ये याद रखना है, रिपोर्ट सबमिशन की बात करें, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन July 31 1955, और इसी कमीशन ने जो हमारे पास रिपोर्ट सबमिट की थी वो जुलाई 31 1956 में की थी, ठीक है। और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने अपॉइंट किया था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को June 7 1955 में। इसके चेयरपर्सन थे BG खेर, ठीक है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे चेयर द कमीशन। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया था हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ऑन June 7 1955। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर हमारे टेस्ट देना चाहे, OMR बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। फिलहाल हमारे सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आज हमारे पास टेस्ट रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर GK पे, लेकिन हमने ये कल कंडक्ट करवा दिया था। यहाँ पे हमारे पास 26 जनवरी को कंप्यूटर का टेस्ट होना था, ये हमने आपका नहीं कंडक्ट करवाया, आज यही टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी हमने GS की बात करें, मैथ रीजनिंग की बात करें तो एक टेस्ट हो चुका है, ठीक है, GS के 2 हो चुके हैं। आज हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन पे टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं तो वो भी हम सेक्शनल टेस्ट के बाद कंडक्ट करवाएंगे। इसमें आपकी बहुत सारे टेस्ट कवर हो जाएंगे, और फी कितनी है, ओनली 99 रुपीज़, सिर्फ 99 रुपीज़ इसकी फ़ी रहने वाली है। और सेक्शनल टेस्ट आपके ज़्यादा नहीं तो 30-40 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, और उसके साथ आपके
5 से 6 फुल लेंथ OMR बेस्ड टेस्ट हो जाएंगे। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका कितना स्कोर आ रहा है। यहीं पे अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए ना, अगर आपको GS के रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, करंट अफेयर्स की बात करें, ओवरऑल JNK के अलग से मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे इंग्लिश के नोट्स चाहिए ना, ईजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, जो भी है ओवरऑल JNK GK की बात करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और इसी में आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। पहले हमारी फ़ी थी यहाँ पे 499 रुपीज़, इस बार आपकी फ़ी रहने वाली है 399 रुपीज़। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर टेस्ट के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी लेना चाहे, जिसमें टॉपिक वाइज MCQs होंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना, तो स्क्रीन पे नंबर जो दिया गया है, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। अगर आपको टेस्ट चाहिए ऑनली तो 99 रुपये फ़ी है, और अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो फिर फ़ी रहने वाली है 399 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड देयर। जल्दी से आंसर चूज करें। द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड देयर। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? इट इज़ द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड टू सस्टेन ए पर्सन लाइफ। ओके, ये क्या होती है? एक मिनिमम लैंड होती है जो रिक्वायर्ड होती है सस्टेन करने के लिए एक पर्सन लाइफ। और यहीं पे पर्पस की बात करें, मेजर्स रिसोर्स कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड देयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने याद रखना है द इम्पैक्ट ऑफ ए पर्सन और कम्युनिटी ऑन द एनवायरनमेंट एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सस्टेन देयर यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। इसी को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ना है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगिन। बताएं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में कब शुरू हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है जून 1923। जून 1923 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखें, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगन इन जून 1923 विद द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ओके, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की बात करें, मेड द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इन इंडिया इन जून 1923। ये डेट आप याद रखेंगे। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बात करें, IBC वाज इस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1927। कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC थी, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? जुलाई 1927 में। और यहीं पे आप याद रखेंगे द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS, ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 1930 में, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 1930 में। तो यहाँ पे याद रखना है द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वाज रीनेम्ड ऑल इंडिया रेडियो। बाद में इसका नाम क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, एयर इन जून 1936। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, इंडिया में कब शुरू हुई? जून 1923 में। विद द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से हुआ, ठीक है। और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इन इंडिया इन जून 1923। ये डेट याद रखनी है। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बात करें, कब इस्टेब्लिश हुई? जुलाई 1927 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 20th नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज फॉर 2023-2024। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? थीम क्या था हमारे पास 20th नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज का 2023-24 के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, प्रमोटिंग करना, किसको प्रमोटिंग करना? एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स में एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम्स। और थीम इसका था प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम। रिकॉग्निशन की बात करें, मणिपुर ने रिसीव्ड किया था PM अवार्ड, ठीक है, फॉर खेलो इंडिया स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि किसने रिसीव्ड किया? मणिपुर ने, ठीक है। और याद रखना, ये हेल्ड हुए थे जनवरी 31, 2024 में। इस तरह के पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वाज अवार्डेड द पद्माश्री इन 2025, ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बताएं क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। जम्मू एंड कश्मीर से बात हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है फारूक अहमद मीर। फारूक अहमद मीर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ ए 1000 लेक्स। बताएं कौन सा कंट्री जाना जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इजी सा क्वेश्चन है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके,
क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, बताएं क्या आंसर रहेगा, इस बुक के ऑथर कौन है, जल्दी से आंसर चूज करें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, चार ऑप्शन आपके सामने, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखें अगर हम बात करें ना, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इन्होंने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम को, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और रोल की बात करें, ही वाज इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम 1947 टू 1958, ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन की बात करें, हिज बर्थडे नवंबर 11 याद रखना इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे, तो याद रखना है कि ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे 1947 से लेकर 1958 में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑथर कौन है बुक इंडिया विंस फ्रीडम के, इस क्वेश्चन का आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे हु आर द रेसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान इन 2024, ठीक है ना, हु आर द रेसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान इन 2024, किसको सरस्वती सम्मान 2024 में मिला है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखना, सी, ठीक है, प्रभा वर्मा एंड डॉक्टर प्रीति सक्सेना इज द करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है प्रभा वर्मा के बारे में, वन द 33rd सरस्वती सम्मान फॉर हिज नॉवल इन वर्ड्स रोद्रा साथ विकम, ठीक है, और यहीं पे याद रखना है डॉक्टर प्रीति सक्सेना के बारे में, रिसीव द सरस्वती सम्मान फॉर कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन एंड एकेडमिक लीडरशिप, दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। और अवार्ड सोर्सेज की बात करें तो प्रभा वर्मा वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, जो प्रभा वर्मा है इनको रिकॉग्नाइज किया गया था किसके थ्रू, के बिरला फाउंडेशन के थ्रू। एंड डॉक्टर प्रीति सक्सेना की बात करें बाय द सरस्वती संगीत एकेडमी के थ्रू। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु आर द रेसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान इन 2024, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रभा वर्मा एंड डॉक्टर प्रीति सक्सेना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन इज करेक्टली मैच। देखें, डल लेक डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, पहला पॉइंट, मानसबल लेक नोन फॉर हाउस बोट्स एंड वाइब्रेंट मार्केट्स, सी में दिया गया वुलर लेक वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स। आपको बताना है कौन सा पेयर सही है लेक्स के बारे में। देखिए डल लेक की बात करें डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, ये गलत है, मानसबल इसका आंसर आना चाहिए। मानसबल लेक है, ये जानी जाती है हाउस बोट्स एंड वाइब्रेंट मार्केट्स, ये गलत है, यहाँ पे डल लेक आना चाहिए। और वुलर लेक वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, तो आपने ध्यान देना है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु क्राउंड महाराजा गुलाब सिंह एट द जिया पोटा घाट ऑन 17 जून 1822, बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही आंसर चूज करना है, इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु क्राउंड महाराजा गुलाब सिंह एट द जिया पोटा घाट ऑन 17 जून 1822, तो महाराजा रंजीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन विच डिस्ट्रिक्ट इज जे वैली लोकेटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जे वैली लोकेटेड है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डोडा, डोडा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जे वैली कहाँ पे लोकेटेड है, डोडा में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जे वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो डोडा इज द करेक्ट आंसर। आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, हमें भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, आपको भी बाकी वालों का स्कोर इससे पता चल जाएगा कि बाकी वाले कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहते हैं। बाकी आपको अगर टेस्ट देने हैं सेक्शनल या फिर OMR बेस्ड टेस्ट देने हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ओके, आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।